हेलो बच्चों, अरविंद सर की जीएस क्लास में आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और आज एक ऐसे थीम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा दशरथ माझी में बोला था कि जब तक पहाड़ के लिए कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार आज मैं आपके लिए ऐसी रणनीति लेकर आया हूं कि बोर्ड परीक्षा को जब तक हम फोड़ेंगे नहीं तब तक हम बोर्ड परीक्षा को छोड़ेंगे नहीं, फोड़ कर ही मानेंगे बोर्ड परीक्षा को। तो उसी रणनीति के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए कोई टॉपिक नहीं लाया हूं, आज मैं आपके लिए वो रामबाण टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके आगामी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 10th और 12th के लिए आपके लिए रामबाण साबित होंगे। अगर आप मेरी बताई हुई रणनीति पर चलते हैं तो आपके 95% नंबर, अभी अगर आप लोगों ने तैयारी भी नहीं की होगी तब भी आप गेन कर ले जाएंगे। अगर आज से भी आप शुरुआत करते हैं, मेरी बताई हुई रणनीति को फॉलो करते हैं तो आपके 95% नंबर आपके जेब में होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की रणनीति के बारे में। देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 में 95% नंबर लाने की सटीक रणनीति, और वो जो रणनीति आज है वो है जीव विज्ञान पे, बायोलॉजी पे। आज हम आपको रणनीति बताएंगे बायोलॉजी पे। चलिए जानते हैं एक एक करके कि हम पहले तो आपको चैप्टर के बारे में बताएंगे और उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बीच में स्किप कर देंगे तो हो सकता है आपको रणनीति आधी समझ में आए आधी ना आए, इसलिए पूरी रणनीति जानने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। चलिए देखिए, अगर मैं जीव विज्ञान की बात करूं तो जीव विज्ञान में जो पहले चैप्टर में बात करता हूं, फिर मैं चैप्टर के जो टॉपिक होंगे उनको बताऊंगा। तो देखिए, पहले हम चैप्टर की बात कर लो कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पूरे पे बात नहीं करूंगा, मैं उन्हीं पे बात करूंगा जिनसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आएंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए दोस्तों, जो ये चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, कम से कम यहां से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। यहां से आपको कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों। इसलिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, और मैंने पूरा इसको पढ़ाया भी है अच्छे से। तो आप जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपकी सटीक तैयारी हो जाएगी। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया और अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो ये जो 10 नंबर है ये आपकी जेब में होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, मानव जनन। कौन चैप्टर दोस्तों? मानव, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। अभी मैंने ये चैप्टर को शुरुआत की है, मैंने इसके 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं और अंत और आखिरी पार्ट में लेकर आऊंगा। मैं कल की डेट में अंत और आखिरी पार्ट इसका मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पूरे बायोलॉजी का, 12th हो या 10th हो, ये बायोलॉजी की रीढ़ है। इस चैप्टर से कम आपको 18 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। 18 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इस मानव जनन से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपके 18 से 20 नंबर आपके जेब में ये भी आएंगे, और आपका जो परसेंटेज 95% की जो रणनीति है वो आपके जेब में जाएगी दोस्तों। तो 18 से 20 नंबर आप मानव जनन में गेन कर सकते हैं, 18 से 20 नंबर। और इस पर मैंने वीडियो बनाया है, मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। आप लोग अगर वो पढ़ते हैं और आगे जो आने वाले पार्ट हैं उनके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, ताकि अगर मैं टॉपिक बनाऊं तो आपको टॉपिक मिले। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, 95% प्राप्त करने में। तो बिल्कुल हर पूरे टॉपिक को ध्यान से देखिए, बीच में इसकी बिल्कुल मत करिएगा। मानव जनन के बाद जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका आनुवांशिकी। दोस्तों, इस चैप्टर का भी काफी अहम रोल है। लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी आपको मिलेंगे। उसके बाद आनुवंशिकी के बाद विकास चैप्टर है। विकास चैप्टर से भी लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आपको दोस्तों मिलेंगे देखने को। उसके बाद 4 चैप्टर हो गए हैं, विकास हो गया। उसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी
से कम जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, ये दो चैप्टर एक में मैंने कर दिया है, जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं, लेकिन मैंने एक बता रहा हूं। इन दोनों चैप्टरों से लगभग आपको 10 से 15 नंबर तक क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों। और जैसे एक चैप्टर में और बात करूं मैं, तो आता है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य बेटा, मानव स्वास्थ्य को भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो यहां से भी आप लोग 8 से 10 नंबर तक क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आप इन 6 टॉपिक को केवल अच्छे से पढ़ लेते हैं बायो के, अगर आप इन 6 टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 70 में 65 नंबर 60 नंबर कहीं नहीं गए दोस्तों। अगर आपको 65 नंबर लाने हैं तो इन चैप्टरों को आपको विशेष रूप से और अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। तो आप लोग इन चैप्टरों को अच्छे से देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन्हीं चैप्टरों पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। और मैं इन्हीं चैप्टर पे वीडियो बना के डालता रहूंगा। अगर आपने मेरी सभी वीडियो को अच्छे ध्यान से देखा और सुना तो आप मान के चलिए कि जो 95% की जो रणनीति है ये समझ लीजिए सफल होती बिल्कुल दिखाई देगी हमें। तो 100% रिजल्ट लाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि इन टॉपिकों से कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। अब इस पर हम बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर से कौन कितना क्वेश्चन बनेगा और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूरी बायोलॉजी से। तो देखिए अगर मैं बात करूं मानव जनन की, पहले मैं पुष्पी पादपों में, पहला जो चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं दोस्तों, तो इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, आपको आवश्यक पत्र याद रखने हैं। आवश्यक पत्र कौन से होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, आपको दोनों याद रखने हैं। एक होता है पुमंग, जिसे लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे लघु बीजाणुपर्ण के नाम से जानते हैं। और दूसरा है जयांग, जिसे गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से जानते हैं। ये मैं बता चुका हूं, आप लोग मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं इसको। पुमंग, लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण, इनको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उसके बाद आप परागण, इस चैप्टर से आप परागण पे विशेष ध्यान दीजिए। परागण क्या होता है और परागण के प्रकार, परागण क्या होता है और परागण के प्रकार। 3 प्रकार होते हैं परागण को, मैंने बताया था, सजात परागण, पर परागण, पर परागण और सजात परागण, पर परागण, और एक कौन सा परागण है, स्वपरागण। तो दोस्तों ये 3 परागण होते हैं जो मैंने इन पे वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर इन टॉपिकों को आपने अच्छे से कवर किया तो मान लीजिए पुष्पी पादपों में एक चीज और ऐड कर लीजिए, परागकण भी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे परागकण, हमें परागकण के बारे में भी अच्छे से ध्यान रखना है। इस चैप्टर से आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है दोस्तों। अगर इस चैप्टर से आपने इतना पढ़ लिया तो मान के चलिए आपको लगभग क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे देखने को। ठीक है दोस्तों, लघु बीजाणुपर्ण में पुंकेसर वगैरह सब इसी में कवर हो जाएगा। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको मान के चलिए कि आपको 10 नंबर आपके जेब में आ गए, जितने भी थे 10 नंबर लगभग आपके जेब में आ गए। उसके बाद मैं बात करता हूं दूसरा चैप्टर, मानव जनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको तो आपको स्किप ही नहीं करना है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, हर एक चीज बारीकी से पढ़नी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन को पूछे आते हैं। अब इनसे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे आएंगे, लगभग आपको 18 से 20 नंबर देगा। अब 18 से 20 के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से पढ़िए पूरा। लेकिन मानव जनन से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो मानव जनन से सबसे पहले नर जनन तंत्र पे आप विशेष ध्यान देंगे। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका सचित्र वर्णन करने को आएगा, इनका क्या आएगा, सचित्र वर्णन करने को आएगा, इनका सचित्र वर्णन। और 100% आएगा, 101% मैं गारंटी लेता हूं इसकी। इनमें से एक आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, हो सकता हो दोनों मिल जाए, लेकिन एक तो श्योर है कि 5 नंबर में एक श्योर है कि सचित्र वर्णन करने को आना ही आना है, ये मांग चलिए। उसके बाद शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना
जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके मेरे चैनल से वीडियो देख सकते हैं। मैंने अच्छे से पूरी चीजें कंप्लीट की हैं, इसकी एक एक बारीक से चीजें मैंने बताई हैं शुक्राणु के बारे में। इसको आपको पढ़ना है। संरचना सचित वर्णन, मतलब संरचना का मतलब वही आ गया, उसी में स्थित वर्णन आ गया है। शुक्राणु के बाद दोस्तों आपको अपरा पढ़ना है, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। अभी कल मैंने बताया था कैसे निर्माण होता है अपरा का। उसके बाद निषेचन, निषेचन क्या होता है और इसके प्रकार, आपको इतना याद रखना है, निषेचन और इसके प्रकार। उसके बाद आपको अंडाशय, अंडाशय का सचित्र वर्णन करना है दोस्तों, अंडाशय का सचित्र वर्णन। सचित्र वर्णन करना है। एक टॉपिक दोस्तों और इसमें, अभी कल मैंने उस पर वीडियो बनाया था, पढ़ाया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे एक एक नंबर, दो दो नंबर में आपसे पूछ लेंगे। ब्लैस्टुला क्या होता है, गैस्टुला क्या होता है, आपसे एक एक नंबर, दो दो नंबर पूछ लेते हैं परिभाषा के रूप में। विदलन क्या होता है, तो इस तरह कल मैंने इस पर टॉपिक बनाया था, आप लोग जाके वीडियो जरूर देखिएगा। तो निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं, निषेचन के बाद की घटनाएं आपको विशेष ध्यान देनी है इस पे। निषेचन की बाद की घटनाएं आपको जरूर पढ़नी है दोस्तों। उसके बाद एक चीज और टॉपिक है इसका, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। देखिए मैंने इसमें एक चीजें इसमें क्यों बताई, क्योंकि इस चैप्टर से आपको अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे। 18 से 20 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, लगभग चीजें पूछी जाती हैं इससे, और सचित्र वर्णन करने को आता है। इसलिए आप इनके चित्र को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बायोलॉजी का अगर अच्छा आंसर लिखना है तो दोस्तों आपको चित्र बनाना अति आवश्यक है। अगर आप चित्र बना के किसी भी आंसर को लिखते हैं तो ये मान के चलिए आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा और उसमें एक भी डायग्राम ना बनाया बायोलॉजी में, तो जान लीजिए आपके नंबर, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वो एग्जामिनर 3 नंबर ही देगा। अगर आपने अच्छे से लिखा है तो, अगर अच्छे से वो भी लिखा तो आपको 2 नंबर 1 नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना दोस्तों कि चित्र एकदम याद कर लेने हैं, कौन सा चित्र कहां पे है, बिल्कुल ध्यान देना है इस पे। तो आप मानव जनन पे जो टॉपिक मैंने लिखे हैं इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि मैं हटा के आपको दूसरा बता सकूं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। इनको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, कि एक कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, और रोज या मैं वीडियो बनाता रहूंगा, वही वीडियो अगर आप 2 महीने में पढ़ते रहेंगे तो 60 दिन में आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप 95% गेन पक्का कर ले जाएंगे। तो देखिए तीसरा चैप्टर आनुवांशिकी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बताया है कि ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। 13 चैप्टर हैं, जिनमें से मैंने आपको कुछ चैप्टर बताए हैं केवल। अगर आप उन्हीं चैप्टरों पे काम करते हैं तो आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। अधिकतर क्वेश्चन यही सब पेपरों से बनते हैं। तो देखिए अब आनुवांशिकी में हमको पहले तो हमें आनुवांशिकी के बारे में ही जान लेना है कि आनुवांशिकी क्या होती है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इससे क्या बन सकता है, मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, मेंडल के 3 नियम है दोस्तों। मेंडल के 3 नियम है, आपको तीनों नियम अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मेंडल के नियम के बाद आपको डीएनए और आरएनए में अंतर याद रखना है। डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, और अब की बार भी संभावनाएं हैं कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं हो सकता है यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाए। तो एकदम आप तैयार रहिएगा दोस्तों, इनको बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा, इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूं। 6-7 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों मेरा, कि मैं पेपरों को देखता आ रहा हूं कैसे पेपर बन रहे हैं, और मैं पढ़ा भी रहा हूं। तो एक्सपीरियंस है दोस्तों, और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके चैप्टर में जरूर आएंगे, आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो इसलिए
जो मैं बता रहा हूं उसको विशेष रूप से ध्यान देकर आगे बढ़िएगा। डीएनए का द्विकुंडल मॉडल, उसके बाद डीएनए पुनर्योगज, भूलिएगा नहीं दोस्तों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। डीएनए से इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आनुवंशिकी से और क्या बन सकता है दोस्तों? आनुवंशिकी से आपको दोस्तों कुछ आनुवंशिक जो बीमारियां होती है, डिसीज होती है, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे वर्धांधता, आपको वर्धांधता पढ़ लेना है। वर्धांधता के बाद आपको हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, थैलीसीमिया रोग क्या होता है, ये सब बिल्कुल आपको याद रखना है। वर्धांधता, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, इनको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे दोस्तों। और कुछ आनुवंशिक जो होते हैं, जो गुणसूत्रों की वजह से होते हैं, गुणसूत्रों की अनियमितता की वजह से होने वाले रोगों को सिंड्रोम कहते हैं। तो कुछ ऐसे सिंड्रोम भी हैं जो पूछे जाते हैं, जिसमें सिंड्रोम कौन कौन से सिंड्रोम है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सिंड्रोम के नाम है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और आपके सिलेबस में सारे सिंड्रोम नहीं दिए गए, एक ही दो तीन सिंड्रोम दिए, टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम के बाद हो गया क्लाइन सिंड्रोम हो गया, क्लाइन सिंड्रोम। विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों इन सब पे आप लोगों को। क्लाइन सिंड्रोम, अगर आपने आनुवंशिकी से इतना पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपके पूरे के पूरे नंबर इनसे मिल जाएंगे और इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मान लीजिए आप। इसको स्टार्ट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है दोस्तों? विकास। अब विकास से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों? विकास के क्रम में दोस्तों आपको नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन और विखंडन में अंतर पूछा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद आपको समजात अंग पढ़ना है, समजात अंग क्या होता है इसके बारे में विशेष ध्यान देना है। उसके बाद मानव का उद्विकास, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। मानव का उद्विकास, कैसे मानव का उद्विकास हुआ, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपको बस 4 टॉपिक विकास चैप्टर से पढ़ने हैं दोस्तों, तो आप इसकी शॉर्ट कर सकते हैं जल्दी से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब आपको इसमें कौन सी चीजों ध्यान देना है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें आपके 2 ही 4 रोग आपको बताए गए, जैसे मलेरिया, आपको मलेरिया पे विशेष ध्यान देना है। मलेरिया के साथ साथ हाँ एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, रोग के साथ जनन स्वास्थ्य एक चैप्टर है, वो भी ऐड यहीं पे कर लीजिए, जनन स्वास्थ्य तो यहीं पे ऐड कर लीजिए इसको भी, तो मैं इसको भी यहीं पे बता दूंगा। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया, डेंगू, डेंगू के बाद आपको टाइफाइड, टाइफाइड याद रखना है आपको। टाइफाइड के बाद टाइफाइड और उसके बाद अमतिसार पूछा गया है कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में, तो आप ये 4 रोग ये याद रखेंगे, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, अमतिसार। उसके बाद आपको रोग मैंने बता दिए हैं और इनसे क्या कैसे आप इनसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब जनन स्वास्थ्य के बारे में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? जनन हाँ, यहाँ पे एक चीज और ऐसे ऐड कर सकते हैं, वही मल वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये सॉरी वो जय प्रौद्योगिकी में आएगा, जय प्रौद्योगिकी में आपको बताऊंगा। अब जनन स्वास्थ्य में कौन कौन सी चीजें आएंगी?
ये तो हो गया आपका मानव स्वास्थ्य का हो गया, ये मानव स्वास्थ्य के हो गए। अब जनन स्वास्थ्य में कौन कौन सी, तो परिवार नियोजन, परिवार नियोजन के उपाय, आपको ये विशेष ध्यान देना है। परिवार नियोजन पे आ सकता है 5 नंबर में। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट पहले आपको याद रखना है के कारण, कि जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है, और बचाव, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। बस जनन स्वास्थ्य आपसे ध्यान रखना है, परिवार नियोजन, जनसंख्या विस्फोट के कारण और बचाव। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो इसी के बारे में जानना है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है और जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी का कहां कहां उपयोग होता है। उसके बाद इसी के अंतर्गत जीनी अभियांत्रिकी, जीनी अभियांत्रिकी आपको पढ़ना है, जीनी अभियांत्रिकी। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पढ़ना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। उसके बाद वहितमल पढ़ना है आपको, वहितमल के बारे में पढ़ना है आपको, वहितमल के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक खाद के बारे में आपको पढ़ना है, प्राकृतिक खाद के बारे में। और एक दो चीज छूट गई थी आनुवांशिकी वाले में, तो मैं यहीं पे कवर किए दे रहा हूं दोस्तों। आनुवांशिकी वाले में दो चीज याद आ गई हैं, तो मैं यहीं पे कवर कर दिया हूं, आप उसी को उसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि आनुवांशिकी से, आनुवांशिकी से एक चीज और छूट गई थी हमसे। आनुवांशिक कूट की परिभाषा बड़ी पूछी जाती है, आनुवांशिकी कूट क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, जिसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद अब इसी में आगे देख लेते हो क्या क्या चीजें पढ़नी है। अनुप्रयोग, जीन अभियांत्रिकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहितमल, प्राकृतिक खाद, और इसमें आपको बीटी फसल के बारे में आपको विशेष ध्यान देना है, बीटी फसल। उसके बाद बीटी कपास, बीटी कपास विशेष ध्यान देना है, बीटी फसल, बीटी कपास, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, बीटी फसल और बीटी कपास। और आप इस पे हम क्या पढ़ सकते हैं, बस पर्याप्त है इतना। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो इस चैप्टर, ये भी समझ चैप्टर आप लोग कंप्लीट मानिए। इसके स्टार्ट कर लीजिए जल्दी से आप। उसके बाद दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग हो गया। उसके बाद कोई चैप्टर तो बचा नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं अलग से बता रहा हूं टिप्पणी टाइप के, इनको भी आप नोट कर लीजिए, खूब पूछे आते हैं। तो देखिए पहला है सहोपकारिता, सहोपकारिता, सहजीविता, 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 परिजीविता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सहोपकारिता, सहजीविता, परिजीविता, जैव विविधता, जैव विविधता पे आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता क्या होती है, उसके प्रकार मैंने आपको क्लास में बताया है, और लेकिन वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको ये सारी चीजें कवर कर दूंगा, जैव विविधता और प्रकार। उसके बाद हॉट स्पॉट, जैव विविधता के हॉट स्पॉट, जैव विविधता के हॉट स्पॉट, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं तप्त स्थल बोलते हैं, हिंदी में इन्हें तप्त स्थल बोलते हैं। आपको इसको विशेष ध्यान देना है, तप्त स्थल। रेड डाटा बुक आपको पढ़ लेना है, रेड डाटा बुक आपको पढ़ना है, रेड डाटा बुक के बारे में आपको पढ़ना है। रेड डाटा बुक के बाद, रेड डाटा बुक हो गया, आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ लेना है, आपको पारिस्थितिकी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, पारिस्थितिकी के बारे में आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में।
उसके बाद स्वपकारिता, सहजीविता, परजीविता, जैविकता के प्रकार, हॉटस्पॉट और रेड डाटा बुक, पर्यावरण पारिस्थितिकी, और पीसीआर हो गया, जैसे पीसीआर, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म और इसका प्रयोग क्या होता है? आईवीएफ तकनीक। आईवीएफ तकनीक ये आपको याद रखना, पूछा गया है आपके पेपर में। सैरोगेट मदर, ये सारी वीडियो में बना चुका हूं आईवीएफ तकनीक पे, सैरोगेट मदर पे, सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर पे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों। तो ये हो गई टिप्पणी दोस्तों। तो मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया और ये टिप्पणियां आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर आप लोग मेरे बताए हुए इस पूरी रणनीति को अपनाते हैं दोस्तों, तो ये मान के चलिए जो 95% का जो टारगेट मैं लेकर चल रहा हूं, ये आपका पूरा जरूर होगा। बस आप मेरे बताए हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरी वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि मैं उन्हीं वीडियो पे टॉपिक बनाऊंगा जो वीडियो इसके इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर की, बायो की पेपर दृष्टि से। अभी 2 महीने का समय है, अगर आप सिर्फ रेगुलर मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैंने बायो को बनाया है, अभी कल मैं केमिस्ट्री पे बनाऊंगा, फिर मैं फिजिक्स में भी आपको बताऊंगा सटीक रणनीति। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मेरी बताई रणनीति अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके 95% आप उसमें भी गेन करेंगे। लेकिन आपको रणनीति के अनुसार आपको चलना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आपका ये आपकी जो मेहनत है वो सफल होगी। अगर आप मेरी रणनीति से थोड़ा सा भी भटके तो फिर मैं इसकी गारंटी आप नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप मेरी बताई रणनीति से अगर आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे दोस्तों, तो 100% है कि आपको रणनीति का बिल्कुल सफल फायदा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिन्होंने अभी तैयारी तक नहीं शुरू की है बोर्ड परीक्षा की, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये समझ लीजिए वरदान साबित होगा। क्योंकि बायो का भी सिलेबस बहुत बड़ा है और मैं छोटी सी चीज में लेकर ही समेट दिया हूं मैंने पूरे बायो को। अगर आप लोग इतना पढ़ते हैं तो पर्याप्त मात्रा में आपको 95% चीजें यहीं से मिल जाएंगी। तो आप लोग दोस्तों जरूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमारी वीडियो आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बनाऊंगा आपको मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों सपोर्ट करिए, मैं आपका इसलिए पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू दोस्तों।